हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन स्पेंड हिज अर्ली लाइफ इन कवेंट्री। कवेंट्री एक जगह का नाम है वॉरविकशायर में, वेयर ही वॉज बॉर्न ऑन 9th अगस्त 1922 एंड लेटर वेंट टू ऑक्सफोर्ड फॉर हायर एजुकेशन. Okay. At Oxford in 1950s, he made friends with Kingsley Amis, a fellow student, and came into contact with other writers like John Wayne, D.J. Enright, Robert Conquest, Donald Davy, and others. तो उनका जो ज़्यादा टाइम जो है वो कवेंट्री में भी बीता था. कवेंट्री एक जगह का नाम है और वॉरविकशायर में है, जो कि उनका जन्म 1922 में हुआ था और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए. जब वो ऑक्सफोर्ड गए थे तो वहाँ पे उन्होंने कुछ फ्रेंड्स बनाए थे, जो किंग्सले एमिस हो गया एंड उनके जॉन वेन हो गया, डीजे एनराइट, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट और डोनाल्ड डेवी एंड अदर्स. टुगेदर दे ब्रॉट out their poems into anthologies of the 50s, poets of the 1950s and new lines. तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, दो एंथोलॉजीज़ होती हैं जहाँ डिफरेंट पोइट्स जो हैं पोएम्स लिखते हैं और एक उसकी बुक छप जाती है, पब्लिश हो जाती है, उसको एंथोलॉजी बोलते हैं. तो दो एंथोलॉजीज़ थी, पोइट्स ऑफ द 1950s एंड न्यू लाइन्स करके उन्होंने सब फ्रेंड्स ने मिलके पोइट्री लिखी थी और एक एंथोलॉजी पब्लिश की थी. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ रिएक्शनरी मूवमेंट अगेंस्ट द एलियट ऑर्डन स्कूल. तो ये एक रिएक्शनरी मूवमेंट थी. किसके अगेंस्ट थी? ये एलियट के अगेंस्ट थी, जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है. नाउ वी आर कमिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द पोएट एज एन ऑर्डनरी मैन. जो पोएट फिलिप लार्किन थे वो ऑर्डनरी मैन थे की तरह ही अपने आप को कंसिडर करते थे. With Philip Larkin and the moment poets, the identity of the poet is stripped of its glamour, and the poet becomes an ordinary person, ordinary man, talking about ordinary things in a language that sounds quite prosaic. फिलिप लार्किन जो थे और जो मोमेंट पोइट्स थे, उन्होंने उनकी जो पोइट्री थी उनकी पोइट्री से ये जो पोइट की आइडेंटिटी होती है ना, जैसे कि जिस तरह की वो पोइट्री लिखते थे, उससे जो उनकी आइडेंटिटी बनी थी उससे ग्लैमर बिल्कुल ख़त्म हो गया था. जैसे पुराने पोइट जो रोमांटिक पोइट्स थे उनकी पोइट्री में ग्लैमर था, तो इनकी पोइट्री में कोई ग्लैमर नहीं था, बहुत ऑर्डनरी पोइट्री लिखते थे. एंड ये ऑर्डनरी मैन थे, ऑर्डनरी थिंकिंग थी, इनकी लैंग्वेज भी ऑर्डनरी थी और लोगों ने भी इनको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया. एज ए ह्यूमन बींग the poet is in no way special, nor is there any reason to glorify his life. This is Philip Larkin's attitude in poem after poem. Even childhood, which is traditionally depicted as an idle golden period, is portrayed as dull and uninteresting. चाइल्डहुड को तो फिर भी बोलते हैं ना कि गोल्डन पीरियड था, उसको भी उन्होंने काफ़ी डल और अनइंटरेस्टिंग बताया है. Larkin is not like the romantic poets who celebrate the innocence of the child and the imitations of immortality during childhood. तो जो लार्किन है वो रोमांटिक पोइट जैसे नहीं है, जिन्होंने कि चाइल्डहुड को भी एक तरह से बहुत ही फैसिनेशन वाला बताया है, उनको उसको बहुत ही सेलिब्रेट किया है. तो फिलिप लार्किन ऐसे पोइट नहीं हैं. अब हम उनकी 7 पोएम्स के बारे में वन बाय वन बात करेंगे. उनकी फर्स्ट पोएम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आई रिमेंबर. इन पोएम्स को मैं प्रॉपरली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी, बट नॉट इन दीज वीडियोस. इसकी मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊँगी. अभी हम इसकी सिर्फ डिस्कशन करेंगे. आई रिमेंबर क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे कि हमारे क्वेश्चन पेपर में शुरुआत में कुछ पोएम्स के पैराग्राफ्स दिए रहते हैं, स्टेंजास दिए रहते हैं, हमें उनको एक्सप्लेन करना रहता है. लेकिन इसमें कुछ 4 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें कि हमें पोइट के बारे में पूछते हैं और उनकी पोइट्री के बारे में पूछते हैं. डिफरेंट जो उनकी पोएम्स हैं उनका थीम पूछते हैं. तो ये डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चंस हमेशा बुक से ही आते हैं. तो इसका हम आई रिमेंबर में पढ़ रही हूँ. अब लार्किन्स रेमिनिसेंस ऑफ चाइल्डहुड which is generally believed a golden year has no glory or aura of divinity about it. तो ये बोल रहे हैं कि लार्किन
आई एम सो सॉरी। लार्किन की जो चाइल्डहुड की यादें हैं ना, वो कोई गोल्डन पीरियड नहीं है, और उसमें कोई ग्लोरी भी नहीं है, कोई ऐसा ऑरा ग्लोरी वाला ऑरा भी नहीं है। ही डजंट एम्बार्क, ही डजंट स्टार्ट ऑन लेंथी अकाउंट्स ऑफ हिज फेयर सी टाइम। वो कोई लेंथ में कुछ ऐसा अकाउंट नहीं लिखते हैं अपनी पोएम को, वो ऐसे स्टार्ट नहीं करते हैं कि फेयर गुड टाइम सी टाइम, मतलब बचपन के जो फेयर टाइम है उसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखते हैं जैसे कि वर्ड्सवर्थ लिखते थे। Nor does he grow nostalgic about lamp white days in the manner of Dylan Thomas। अब डायलन थॉमस ने जो है वो, उन्होंने पोइट्री में जो है नॉस्टैल्जिया बहुत है उनकी पोइट्री में, मतलब पुराने दिनों को, अपने बचपन के दिनों को बड़े याद कर रहे हैं। तो वैसा भी इनकी पोएम्स में नहीं है फिलिप लार्किन की। द अकाउंट ही गिव्स ऑफ हिज चाइल्डहुड इन आई रिमेंबर स्टैंड्स आउट फॉर इट्स अनीमिया। हालांकि उन्होंने आई रिमेंबर में अनीमिया के बारे में बताया है, अपने चाइल्डहुड में उनको अनीमिया था तो उसके बारे में बताया हुआ है। ओके, चाइल्डहुड इज रिमेंबर्ड एज वन ब्लीक पीरियड व्हेन नथिंग, जस्ट नथिंग सीम्स टू हैव हैपेंड। वो बोलते हैं कि चाइल्डहुड जो है ऐसे याद करते हैं वो अपनी पोएम्स के, जैसे बहुत ही ब्लीक, बहुत ही बियर, बहुत ही बैरन, डिजर्टेड पीरियड है, जब नथिंग, जस्ट नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, है ना। द टाइटल ऑफ द पोएम इज एन आयरॉनिक रेफरेंस टू थॉमस हुड्स पोएम पास्ट एंड प्रेजेंट विच डिस्क्राइब्स एन आइडियल चाइल्डहुड बिगिनिंग आई रिमेंबर। ओके, तो ये जो टाइटल है ना आई रिमेंबर, ये पास्ट एंड प्रेजेंट नामक एक पोएम है जो कि थॉमस हुड ने लिखी थी, वहाँ से लिया गया है। और उस पोएम में चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, और इस पोएम में मतलब चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, और आई रिमेंबर करके ये स्टार्ट होती है। लार्किन अनलाइक हुड रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड फॉर ऑल द इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट डिड नॉट हैपन। ओके, अब लार्किन जो है ना, अब हुड ने, थॉमस हुड की बात हो रही है, पास्ट एंड प्रेजेंट जो उन्होंने बुक लिखी थी, सॉरी पोएम लिखी थी, है ना। तो उसमें उन्होंने अच्छी अच्छी बातें लिखी थी अपने चाइल्डहुड के बारे में, लेकिन लार्किन ने आई रिमेंबर जब पोएम लिखी तो उन्होंने वो सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी जो उनकी लाइफ में नहीं हुई थी, ऐसे वो बताते हैं, है ना। मतलब उनकी लाइफ जो थी, उनका चाइल्डहुड बहुत ही बैरन था। द फोकस इन लार्किन्स पोइट्री रिमेन्स ऑन ऑर्डनरी थिंग्स ही उन्होंने बताई हैं। हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट लाइफ फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज़ ऑर्डनरी विदाउट एनी सरप्राइज। उनकी लाइफ में, मतलब वो बोलते हैं कि उनका जो व्यू पॉइंट है ना, वो ये है कि लाइफ जो है उसमें कोई सरप्राइज नहीं है। वाई देन शुडंट द पोएट राइट अबाउट द कॉमन प्लेसेस ऑफ लाइफ। ओके, ये क्वेश्चन एक किया गया है। ओके, कीपिंग दिस इन माइंड, लार्किन प्रेजेंट्स लाइफ विदाउट एनी स्पॉट्स ऑफ टाइम इन द वर्ड्सवर्थियन सेंस। ये इसको हम छोड़ देते हैं। देर इज़ नो एपिफेनिक मोमेंट, ग्राफ ऑफ लाइफ फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन, नेवर राइजिंग टू अ क्रेस्ट और फॉलिंग इनटू अ ट्रफ। मतलब लाइफ जो है ना एक बहुत ही सीधी लाइन है, जो कि ना तो उसमें उतार है ना तो चढ़ाव है। The protagonist in Larkin's poetry is a plain, average, ordinary man who lives an uneventful, even often monotonous life, engaged in the routine chores of everyday existence. For the adventurous who would prefer a more full or varied life, this would be rather uninteresting reality। अब जिसको तो बहुत ही एडवेंचर में का शौक है ना, उसके लिए तो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग रियलिटी ये हो जाती है। इट वुड बी टोड वर्क, ये एक टोड वर्क है, टोड इन्होंने लिखी भी थी, टोड वर्क मेंढक वाला काम। बट लार्किन सीज इट एज एन ऑनेस्ट सिंसियर एग्जिस्टेंस। पर लार्किन को ये पसंद है, लार्किन को टोड वर्क पसंद है, लार्किन को ज़्यादा सरप्राइजेस पसंद नहीं है। Perhaps we may see in this attitude a defense of the quiet, humdrum working life. Larkin himself spent as a librarian. अच्छा, लार्किन जो थे ना वो खुद लाइब्रेरियन थे, तो उन्होंने भी ऐसी ही ऑर्डनरी सी लाइफ जी है। But the poet is quite convinced that this is the sanest form of
एग्जिस्टेंस। अब पोइट जो है वो इस बात से कन्विंस करते हैं, पोइट जो लार्किन हैं वो, उन्होंने भी वैसी ही लाइफ जी है, पर वो इस बात से कन्विंस करते हैं कि ये बहुत ही पागलपन वाली लाइफ है। एंड दिस इज़ हाउ रियलिटी एक्चुअली इज़, इवन इफ़ सम क्रिटिसाइज इट एज डल और बोरिंग, बट रियलिटी ज़िंदगी की यही है, चाहे इसको कोई बोरिंग बोले या चाहे कोई इसको डल बोले, ठीक है। एंड में यही है, आई रिमेंबर पोएम में पोइट जो है वो बहुत ही ऑर्डिनरी हैं, उन्होंने अपनी अनीमिया की स्टोरी बताई है बचपन की इसमें, और बहुत ही ऑर्डिनरी सी ये पोएम है। नेक्स्ट में हम टोड्स करते हैं, इसी वीडियो में टोड्स पोएम है इनकी, वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। The common man, according to Philip, now I am starting towards. The common man, according to Philip Larkin, doesn't go about killing dragons. अब जो कॉमन मैन है ना, वो कोई ड्रैगन्स को तो किल नहीं करेगा। ही लीड्स अ क्वाइट अनएवेंटफुल लाइफ। ऑब्वियसली जो कॉमन मैन है तो आराम से ज़िंदगी जीता है ना। टाइम एंड अगेन ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ वर्कड मिडिल क्लास मैन हु हैज़ फ्यू इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस टू आइदर रिकॉल और एंटिसिपेट। जो दोबारा क्या होता है, वो अपने आप को प्रेजेंट करता है एक मिडिल क्लास आदमी के रूप में, जिसके पास बहुत ही कम इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, मतलब याद करने के लिए, एंटिसिपेट करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत कम होते हैं। मतलब उसके पास ऐसा नहीं है उसके पास बहुत ज़्यादा होंगे, उसके पास बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा है। ही इज़ एन एंटी रोमांटिक स्टांस, एंटी रोमांटिक है, लुकिंग रियलिटी स्क्वायर इन द फेस, स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल ड्रीम्स एंड इल्यूजन्स। उसमें कोई ड्रीम्स नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है। रियल लाइफ कंप्राइजेज नॉट ड्रीम्स, नॉट फैंसीज, बट हार्ड वर्क विच ब्रिंग्स इन मनी एंड द फिजिकल कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ। तो रियल लाइफ क्या है, वो फैंसी और ड्रीम्स से तो नहीं चलती है। तो रियल लाइफ में क्या है, मनी और फिजिकल, मनी कमाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को फिजिकल कम्फर्ट्स दे सके। सो देर इज़ नो एस्केप फ्रॉम टोड वर्क, टोड वर्क से वो बच नहीं सकता है। एज एम्फेसाइजेज इन दिस पोएम टोड, टोड में यही बताया गया है कि टोड वर्क से कोई आदमी बच नहीं सकता है, अगर उसको कंफर्ट चाहिए तो उसको टोड वर्क करना पड़ेगा। और टोड रिविजिटेड पोएम में भी ऐसा ही बताया गया है। द फर्स्ट पोएम वॉइसेस अ फ्लीटिंग रिजेंटमेंट अगेंस्ट रूटीन ओनली टू कंक्लूड दैट वन कैन नॉट पॉसिबली एस्केप इट। जो टोड पोएम है ना, उसमें यही बताया गया है कि आदमी झल्ला तो उठता है, उसको बहुत गुस्सा आता है कि मुझे ये सेम कार्य करना पड़ता है, पर बात सच्ची ये है कि वो उसको कभी भी उससे हट नहीं सकता, उसको वो काम करना ही पड़ेगा। लाइफ सिंपल है, लाइफ हार्ड वर्किंग है, लाइफ फिज़िकल कंफर्ट देने के लिए है, उसको फिज़िकल काम करना पड़ेगा, अपना मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वन हैज़ टू वर्क फॉर अ लिविंग एंड देर इज़ नो डॉजिंग टोड वर्क, मतलब हर एक आदमी को काम करना ही पड़ेगा। दिस इज़ एन एंटी एस्केपिस्ट आउटलुक which requires even more courage than killing dragon in private fantasies। मतलब इसमें जो है ना, बोलते हैं कि ड्रैगन को मारने से ज़्यादा तो ये काम ज़्यादा करेज करना पड़ता है। सुबह उठना है, फिर उसको डेली रूटीन काम पे जाना है, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ही होता है आदमी की लाइफ में। फॉर लार्किन टोड वर्क हैज़ इट्स यूजेज, इट कीप्स वन यूजफुली ऑक्यूपाइड एंड समवट एलिस लेसन द फियर ऑफ डेथ। लार्किन बोलते हैं कि जो टोड वर्क है ना, इसका भी अपने यूजेस हैं। एक आदमी को ये हमेशा ऑक्यूपाई रखता है और फियर ऑफ डेथ से भी बचाता है, और दस इट इज़ अ सॉल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम्स दैट कन्फ्रंट ह्यूमन बींग्स। इस तरह से ह्यूमन बींग जिन जिन प्रॉब्लम से गुजरता है ना, कन्फ्रंट हो सकता है, उससे ये सब बचाता है। क्या बचाता है? टोड वर्क, काम करना। ओके, नाउ टोड रिविजिटेड भी हम इसी में ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास और भी पोएम्स हैं करने के लिए। ओके, टोड रिविजिटेड रीएट्रेट्स दिस थीम ऑफ हार्ड लेबर की ये भी बात बोलता है। हियर अगेन द स्पीकर कन्फ्रंट्स द नेसेसिटी एंड वैल्यू ऑफ वर्क। Even if work is tedious, it is essential as it makes life bearable and helps one pass time which otherwise would hang heavy। ठीक है। Larkin strongly disapproves of idlers,
louts and wasters. लार्कर जो है बिल्कुल नहीं मानता जो लोग इधर उधर घूमते हैं ना, लाउड्स मीन्स इधर उधर ऐसे घूमना बिना काम के, है ना. और just wait, who simply drift through the life lazily. He doesn't like people who loiter around with little to do. As for himself, अपने लिए, given a chance, he would any day opt for a regular routine life. Such is the subject of Toads Revisited. Toads Revisited में भी सेम बात बोली गई है. The idea that Larkin tries to present is that life can be meaningful even if it is not spectacular. Besides, there is more beyond the superficialities than meets the eyes. There is an internal wealth that is more than adequate compensation for the obvious dreariness. मीन्स आदमी को काम करना चाहिए और आदमी काम करेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यही इसमें बोला हुआ है. ठीक है. ओके, नाउ वी आर ऑन मिस्टर ब्लेनी. ब्लेनी भी हो सकता है वैसे तो, जस्ट वेट. ओके, द सेम थीम कंटिन्यूज एज मिस्टर ब्लेनी. ब्लेनी में भी यही सेम थॉट कंटिन्यू किया गया है. हुज लाइफ इज़ व्यूड फ्रॉम मोर देन अ सिंगल परस्पेक्टिव. जिसकी लाइफ को जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा गया है मिस्टर ब्लेनी की. अ फर्स्ट रीडिंग ऑफ द पोएम गिव्स फील ऑफ एन अनचैरिटेबल एपिटैफ ऑलमोस्ट टू द टाइम ऑफ हियर लाइज मिस्टर ब्लेनी. मिस्टर ब्लेनी इज जज्ड by the room in which he lived and the traces he leaves behind in his room. उसको जज किया जा रहा है किससे, जो उसकी कंडीशन है ना रूम की, उससे. ही apparently had fixed habits and cared little for frills and fancies. बहुत ही फिक्स्ड हैबिट है और frills and fancies नहीं है, कोई दिखावा नहीं है. मिस्टर ब्लेनी has led an uncontroversial life, living in a small town, content with his job, right up to the time they moved in him. ठीक है. दे मीन्स जो उनके जहाँ वो काम करते थे उन लोगों ने उनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, तो तब तक वो वैसे ही थे, वैसे आराम से एक लाइफ अपनी जी रहे थे. सो इसमें आया है हु मूव्ड हिम, द एम्प्लॉयर और द अंडरटेकर्स. इट डजंट मैटर. what matter is that he was contented enough to stay put, moving only when there was pressure from them. वो बहुत ही संतुष्ट लाइफ जी रहे थे. कौन? ब्लेनी. ठीक है. ओके, टू द नरेटर ऑफ द पोम, मिस्टर ब्लेनीज लाइफ इज, टू द नरेटर है जो कि सुना रही है पोएम, लैंड लेडी है. मतलब जो मकान मालिक हैं वो सुना रही है, लेडी हैं वो. ठीक है. मिस्टर ब्लेनीज लाइफ हैज़ अपेरेंटली बीन अनबेरेबली डल, जजिंग फ्रॉम द पैराफर्नेलिया लेफ्ट बिहाइंड. पैराफर्नेलिया का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें जो वो पीछे छोड़ गए थे. How could one possibly be content in a bare, monk-like cell with no decor, no interesting view from the window, and no means of entertainment except for the landlady's radio? This is the first perspective on Mr. Blenny, the viewpoint of an unsympathetic outsider who can see little beyond the facet. ये जो है ना, कोई आदमी फिर वो मकान लेने के लिए आया है तो वो ये सोच रहा है मन में कि कैसे एक आदमी इस तरह से रह सकता है. द फोकस इज़ ऑन द मोनोटोनी ऑफ हिज लाइफ. क्लियरली देर इज़ नो रेवेलेटरी मोमेंट्स इन मिस्टर ब्लेनलीज लाइफ. कोई भी लेविश होते ना, लेविश मोमेंट नहीं थी, कोई भी जैसे बहुत ही लेविशली रहना वैसे नहीं रहते थे वो. बट at the same time, Blenny had another face that his acquaintances are familiar with. एक उनका दूसरा फेस भी था जिसमें कि उनके जो जानने वाले थे उनके साथ बहुत अच्छे उनके संबंध थे. His landlady, for instance, his sister and his Frinton friends have had a special personal relationship with him. लैंडलेडी का, उनके सिस्टर का, जो उनके फ्रेंड्स थे उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था उनके साथ. There is the second perspective on Blenny.
विच डिफर्स फ्रॉम द नरेटर्स। अब जो पहले तो बताया गया है ना कि वो बहुत ही डल लाइफ जीते थे, लेकिन ये जो डिफरेंट फेज है जिसमें कि उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। विद देम ब्लेनी सीम्स ऑन ईजी टर्म्स। इन लोगों के साथ उनके बड़े ईजी टर्म्स थे। ही कैन हैव हिज वे विद द लैंड लेडी बट ही इन टर्न अटेंड्स टू हर गार्डन। वो उनके गार्डन को भी अटेंड करते थे अपनी लैंड लेडी के। द फ्रिंटन फोक, फोक मीन्स फ्रेंड्स, वेलकम हिम एवरी समर। उनको हर समर में उनके फ्रेंड्स बुलाते थे। ही इज़ ऑन कॉर्डियल टर्म्स विद हिज सिस्टर विद होम ही स्पेंड्स क्रिसमस एवरी ईयर। अपनी बहन के साथ भी उनका बड़ा अच्छा रिलेशन था और क्रिसमस मनाते थे। सो इवन दो ब्लेनी seems to have led an uninteresting life, it has been a very planned, organized, and satisfying one for him, which is more than the narrator is likely to have. उनकी लाइफ जो थी वेल प्लान थी, ऑर्गेनाइज थी और सेटिस्फाइंग थी उनके लिए, मतलब उनको वैसे जीना बहुत अच्छा लगता था। इन द वर्ल्डली सेंस, संसारिक शब्दों में कहा जाए तो मिस्टर ब्लेनीज कुड बी कॉल्ड अ फेलियर। दिस इज़ हाउ ही अपेयर टू मटेरियलिस्टिक न्यू ऑक्यूपेंट्स ऑफ हिज रूम। उनके जो रूम पहले जो मतलब जो इस रूम में जो रहते थे ना वो, तो जब वो चले गए तो नए किराएदार वहाँ आए, नए टेनेंट्स वहाँ आए, वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक थे। तो उनको लगता था हाय राम ये कैसे रहते हैं, ब्लेनी कैसे रहते थे। वो तो बोलते थे कि ये तो फेलियर है एक तरह से। बट ही इज़ स्पिरिचुअली बेटर फोर्टिफाइड फॉर लाइफ। बट वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कुछ लोग होते हैं ना बहुत सिंपल होते हैं लेकिन वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ को देख के लगता है व्हाट ही इज़ डूइंग, क्या कर रहे हैं वो, मटेरियलिस्टिक नहीं है, कुछ नहीं है। तो लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ही इज़ अ रिच इनर लाइफ विच सस्टेन्स हिम। अंदर से वो रिच हैं इसलिए वो सस्टेन कर रहे हैं, है ना। सो हिज ड्रैब सराउंडिंग्स डू नॉट डिप्रेस हिम द वे दे डिप्रेस द नरेटर। नरेटर को बहुत ही डिप्रेशन हो रहा है बिकॉज, लेकिन जो ब्लेनी हैं वो बहुत ही अंदर से स्ट्रांग है इसलिए उनको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू मैन। दो आदमियों में ये डिफरेंस है। और एक और बता देती हूँ मैं कि जो नरेटर है ना, इसमें ये नरेटर दूसरे जो टेनेंट हैं वो हैं, उनकी बात की गई है। मैंने पहले आपको बताया ना कि नरेटर जो है वो लैंड लेडी है। लैंड लेडी नरेटर नहीं है। नरेटर कौन है? नरेटर है दूसरा आदमी जो जिसने कि वो घर ब्लेनी के बाद लेने की कोशिश की। ओके, थैंक यू सो मच।